हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्रिया। हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में क्रिया एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। बोर्ड क्लासेज में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो क्रिया की परिभाषा, क्रिया का निर्धारण किस तरीके से होता है, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सभी का बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया गया मेरी इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, हम सबसे पहले क्रिया का निर्माण किस तरीके से होता है वो देखते हैं। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। मूल शब्द को धातु कहते हैं। अब देखिए, जैसे खाना है, पीना है, पढ़ना है, लिखना है, हंसना है, देखना है, इतने सारे शब्द। इन सब में मूल शब्द आप क्या निकालोगे? तो खाना में खा, पीना में पी, पढ़ना में पढ़, लिखना में लिख, और हंसना में हंस, और देखना में देख। तो ये सारे के सारे शब्द आपके पास में मूल शब्द हैं। इनमें आपको देखिए, जो खा, पी, पढ़, ये सारी, लिख, और ये सब क्या है? धातु हैं। मूल शब्द को ही हम धातु भी कहेंगे। तो हिंदी में धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे कि देखिए, खा प्लस ना खाना, पी प्लस ना पीना, लिख प्लस ना लिखना, देख प्लस ना देखना, पढ़ प्लस ना पढ़ना। क्रिया की परिभाषा अभी आपका पास में आया है। क्रिया किस तरीके से बनती है, क्रिया का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो मूल धातु में, मूल शब्द में, यानी कि धातु में आप ना प्रत्यय लगाएंगे तो आपके पास में सामान्य क्रिया आ जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। जैसे कि राम दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गई। यहाँ पर शशि सोती है तो यहाँ पर सोना क्रिया हो गई। बच्चा कूद रहा है तो यहाँ पर कूदना क्रिया हो गई। तो देखना, दौड़ना, सोना, कूदना, ये सारी की सारी यहाँ पर आई क्रियाएं। अब आते हैं हम क्रिया के भेदों में। क्रिया के भेदों में देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। इसका विश्लेषण अभी आगे कराएंगे। और इसके बाद में प्रयोग तथा संरचना की दृष्टि से क्रिया होती है 5 प्रकार की: नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया और सजातीय क्रिया। इसके अलावा होती है मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो अब सबसे पहले मुख्य क्रिया का निर्धारण हम किस तरीके से करते हैं। मुख्य क्रिया किस तरीके से देखी जाती है और किसे कहते हैं? तो मुख्य क्रिया देखिए, किसी कार्य के करने का या होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं। एक ही पद में, उसके साथ में कोई भी दूसरा पद विद्यमान ना हो, तो वहां पर आ जाती है आपके पास में मुख्य क्रिया। श्रुति ने पत्र पढ़ा, मधु गई, विवेक हंसा, शिक्षिका आई, केवल एक पद में आ गया। पढ़ा, जाना, गई, और हंसना, हंसा, आई। तो ये सारी के सारे आपके पास में क्या हुई? मुख्य क्रिया। अब ये देखिए, मुख्य क्रिया की पहचान क्या होती है? कर्ता के मुख्य व्यापार को प्रकट करती है। मुख्य क्रिया क्या करती है? कर्ता के मुख्य व्यापार को प्रकट करती है, वो कहलाती है आपके पास में मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का निर्धारण आप कैसे करते हैं? देखिए, जिन स्थानों पर अनेक क्रियाएं होती हैं, यानी कि सहायक क्रिया भी होगी, संयुक्त क्रिया भी होगी, वहां पर आप मुख्य क्रिया का निर्धारण कैसे करेंगे? वहां मुख्य क्रिया का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है: कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को देख करके, यानी कि कर्ता या कर्म का मुख्य व्यापार क्या है, मुख्य कर्म क्या है, क्रियापद के अर्थ को देख करके। प्राय मुख्य क्रिया अन्य क्रियाओं से पहले आती है। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि देखिए, माधव स्कूल से चल चुका है, तो चलना यहाँ पर सबसे पहले आ गया। चलना, चलना, माधव ने क्या किया? स्कूल से चलना प्रारंभ किया, तो चलना यहाँ पर मुख्य क्रिया आ गई। सांड प्राय घूमते हुए चला आता है, तो करता है यहाँ पर सांड। ठीक है, घूमते हुए, सबसे पहले उसने घूमना चालू किया। ठीक है, चला आना बाद में आया, तो ये बाद में वाली क्रिया हो जाएंगी, वो सहायक क्रिया आएंगी, लेकिन घूमना सबसे पहले आपके पास में मुख्य क्रिया आएगी। तब मैं पाठ याद कर रहा हूँगा, तो कर रहा हूँगा ये आपके पास में सहायक क्रिया आएगी। ठीक है, इससे पहले की जो क्रिया आएगी याद करना, वो आपके पास में आएगी मुख्य क्रिया। यानी कि मुख्य क्रिया का संबंध कर्ता, सीधा संबंध होता है कर्ता से और कर्म से। अब हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में आता है बच्चों, देखिए, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बरखा ने चित्र बनाया था, उषा ने पुस्तक लिखी है। यहाँ पर था और है, ये दोनों की दोनों क्या है? जो मुख्य क्रिया के सहायतार्थ, उसको पूर्ण करने के लिए सहायतार्थ जो क्रिया प्रयुक्त होती है, वो आती है आपके पास में सहायक क्रिया। काल का ज्ञान कराने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, इसलिए ये सहायक क्रिया है। काल का निर्धारण कराने में, भविष्य काल में कार्य पूरा हुआ, वर्तमान में कार्य पूरा हुआ, या भूतकाल में कार्य पूरा हुआ। तो काल का निर्धारण करने में जो क्रिया महत्वपूर्ण रहती है, वो कहलाती है आपके पास में सहायक क्रिया।
अब आती है हमारे पास में संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। भिन्न अर्थ होते हैं दोनों क्रियाओं के, एक का अर्थ अलग होगा, दूसरे का अर्थ अलग होगा, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, मनीषा ने मिठाई खा ली होगी, तो खा और लेना, ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं होंगी। तो इस वाक्य में खाना, लेना और होना भिन्नार्थक क्रियाएं हैं, अतः खाली संयुक्त क्रिया है। इसमें एक धातु मुख्य अर्थ देती है और शेष धातुएं क्या देती हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ में नवीनता या विशिष्टता लाती हैं। इन्हें रंजक क्रिया भी कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ चुका है, यहाँ पढ़ना मुख्य क्रिया है और चुकना क्रिया उसकी समाप्ति का संकेत कर रही है, अतः वह रंजक क्रिया कहलाएगी। अब आता है हमारे पास में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर हमारे पास में क्रिया के भेद होते हैं बच्चों दो, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक बहुत आसान है, जिसमें अकर्मक, सबसे पहले हम अकर्मक पढ़ेंगे। अकर्मक है, देखिए, जिसमें क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, जिस क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कि क्रिया का सीधा सीधा संबंध हमारे पास में आएगा कर्ता पर, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहचान का तरीका देखिए, अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं को पहचानने का सबसे सरल तरीका है, किसी भी सेंटेंस के आगे जब क्रिया होती है उसके अंदर आप क्या और किसको लगा करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपके पास में अगर प्रश्न आता है, प्रश्न का उत्तर आता है, तो होगी सकर्मक क्रिया। और अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, यानी कि आप प्रश्न का उत्तर नहीं पाते हो, तो आपके पास में होगी अकर्मक क्रिया। तो देखिए, इसका उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, रमा सोती है, तो क्या सोती है, कोई आंसर नहीं आया आपके, क्या सोती है, किसको सोती है, कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पर रमा का सीधा संबंध आता है आपके पास में, सोने का सीधा संबंध आएगा आपके पास में रमा से, तो यहाँ पर ये क्या हुई, अकर्मक क्रिया, ठीक है। हर्षा दूध पीती है, क्या पीती है, दूध पीती है, तो यहाँ पर आपके पास में आंसर आ गया, क्या पीती है, दूध पीती है। तो यहाँ पर कर्म हुआ, किसके ऊपर हुआ, दूध के ऊपर हुआ। तो यहाँ पर क्रिया का संबंध जब आपके पास में कर्म से हो जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, इसलिए पीती है क्रिया से पहले क्या लगाने पर उत्तर आता है, दूध पीती है, इसलिए दूध हो गया कर्म और पीती है सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सकर्मक और अकर्मक हम कैसे पहचानते हैं। मेहमान आ चुके हैं, सुशीला बहुत तेज दौड़ती है, हरीश पढ़ता है, क्या पढ़ता है, हरीश पढ़ता है, तो यहाँ पर यह अकर्मक क्रिया है। बैल दौड़ता है, क्या दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया। मेहमान आ चुके हैं, आना मेहमानों से संबंधित है। सुशीला बहुत तेज दौड़ती है, तेज दौड़ना, दौड़ना बहुत तेज दौड़ती है, तो यहाँ पर सुशीला से संबंधित है। ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब आती हैं हमारे पास में सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य होता है। छात्र ने पुस्तक खरीदी, खरीदना, क्या खरीदा, पुस्तक खरीदा, तो कर्म अवश्य होगा, पुस्तक पर कर्म किया गया है। उसने उपन्यास पढ़ा, पढ़ना किससे संबंधित है, उपन्यास, ठीक है, तो यहाँ पर उपन्यास पढ़ा, तो यहाँ पर कर्म प्रधान है, तो यहाँ पर क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, सकर्मक क्रिया। लतिका गाना गा रही है, गाना किससे संबंधित है, गाने से। राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ना किससे संबंधित है, पुस्तक से। विष्णुकांता भजन सुना रही है, तो किससे संबंधित आ गया आपके पास में, सुनाना, भजन से। तो अभी देखिए, हमने पढ़ी है कर्म के आधार पर क्रिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास में आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, देखिए, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि रंग, गर्म, अपना आदि शब्दों से क्रमशः रंगना, गरमाना, अपनाना आदि नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। अन्य उदाहरणों में आप देखेंगे, रंग, रंगना, लाज, लजाना, खरीद, खरीदना, बात, बतियाना, ठग, ठगना, दुहरा, दुहराना, गर्म, गरमाना, ठीक है। तो ये आ जाती है आपके पास में नाम धातु क्रियाएं। जैसे धातु की तरह प्रत्यय लगा करके, ठीक है ना, शब्दों में धातु की तरह से प्रत्यय लगा करके आपने जो क्रियाएं बनाई हैं उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। वापस अब प्रयोग और संरचना के आधार पर हमारे पास में बच्चों दूसरी क्रिया आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जब क्रिया से यह पता लगे कि कर्ता स्वयं न कार्य करके अन्य से उस कार्य को कराने की प्रेरणा दे रहा है,
तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, पहला आपके पास में रमा भाई को खाना खिलाती है, तो इसमें क्रिया आ गई खाना, प्रेरणार्थक क्रिया आ गई आपके पास में खिलाना। अब हम देखेंगे इसका दूसरा उदाहरण, बच्चे को सुला दो, इसमें क्रिया आती है आपके पास में सोना और प्रेरणार्थक क्रिया आती है आपके पास में सुलाना। पुलिस ने उससे सब कुछ बुलवा लिया, पुलिस द्वारा कार्य हुआ है, पुलिस ने उससे सब कुछ बुलवा लिया, तो यहाँ पर बुलवाना ये क्या हो गई आपके पास में प्रेरणार्थक क्रिया। मजदूरों से गड्ढा भरवा लो, तो भरवाना यहाँ पर क्या हो गई आपके पास में भरवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। सरपंच ने मजदूरों से कुआं खुदवाया, तो ये सरपंच ने खुद ने काम नहीं किया, उनकी प्रेरणा से मजदूरों ने काम किया है, तो ये आपके पास में खुदवाना क्या हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। प्रयोग और संरचना के आधार पर हमारे पास में तीसरी क्रिया आती है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में देखिए, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, लड़का पुस्तक पढ़कर जाएगा, ये क्या है आपके पास में पढ़कर जाएगा, दो क्रियाएं आती हैं, ठीक है ना। तो दो क्रियाएं में जो दूसरी क्रिया है उससे पहले वाली क्रिया पहले पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी कि समाप्त हो जानी चाहिए, वो आ जाएगा पढ़कर जाएगा। तो पढ़कर यानी कि पढ़ना काम पूरा होएगा, उसके बाद में जाना काम संपन्न होएगा, तो यहाँ पर पढ़ना क्या आ जाएगी आपके पास में पूर्वकालिक क्रिया आएगी। इसी का एक भाई तात्कालिक क्रिया है, तत्काल संपन्न होने वाली क्रिया, उसी समय संपन्न हुई है, उसी समय संपन्न होने वाली। इसमें एक क्रिया की समाप्ति के बाद पूर्ण क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे कि पुलिस के आते ही वह बेहोश हो गया, पुलिस के आते ही जैसे ही वह आया, तो आना क्या हो गई, आना तत्काल का जो तत्काल वाली क्रिया बनी वो आना, और आते ही वह बेहोश हो गया, तो बेहोश होना आपके पास में बाद वाली क्रिया बनी, तो आते ही क्या बना आपके पास में तात्कालिक क्रिया, ठीक है। तो इसी का एक भेद होता है आपके पास में, पूर्वकालिक का ही एक भेद है तात्कालिक क्रिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज्ञार्थक क्रिया। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि तुम सब विद्यालय चले जाओ, जरा शांत बैठो, आप चाय लीजिए, ठीक है। तो ये उदाहरण है आपके पास में, तुम सब विद्यालय चले जाओ, जरा शांत बैठो, आप जरा चाय लीजिए, तो ये आपके पास में क्या आ जाती है आज्ञार्थक क्रियाएं। क्या आप चाय लीजिए, तुम सब विद्यालय चले जाओ, मतलब एक आज्ञा का भाव आ रहा है कि आपको आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है आपके प्रयोग और संरचना के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में अंतिम क्रिया आती है बच्चों सजातीय क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण बताते हैं, देखिए भारत ने लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पर मूल धातु है हमारे पास में लड़ना, तो लड़ाई भी लड़ने से संबंधित है और लड़ना भी लड़ी, ये भी आपके पास में लड़ने से संबंधित है, तो दोनों ही आपके पास में क्या हो गई सजातीय क्रियाएं। लड़ाई लड़ी, उदय ने अनंत को अपनी घड़ी दे दी, तो ये भी क्या हो गई देना और दे देना, ठीक है ना। ये भी दोनों आपके पास में क्या हो गई सजातीय क्रियाएं। दे दी तो आपके पास में क्या आ गई सजातीय क्रियाएं। जब वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं सजातीय क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में आप लोगों के पास में क्रिया का पूरा है कि क्रिया का निर्धारण कैसे करेंगे, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया के भेद किस तरीके से होते हैं, सारा का सारा आज के आपको वीडियो में बताया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।